चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं सिमडेगा जिले के। आपको बता दें कि कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र में जंगली आतंक के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं शाहपुर पंचायत के काटोगड़ी गांव में 24 जनवरी को हाथियों ने गुलशन टोम्पो के घर पर ध्वस्त कर और उनको अनाज को नष्ट कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार को मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रभारी मुनेश्वर तिर्की ने अगुवाई में बीजेपी सदस्य अशोक इंदवार के पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को राशन उपलब्ध कराने का साथ ही वन विभाग की ओर से जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पंचायत प्रभारी मुनेश्वर तिर्की, दीपक चिक, मंडल कोषाध्यक्ष चैतन्य सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। वन विभाग से कोई आए रहे हैं? वन विभाग वाला मन आए रहे और कोई जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड के भेंट मुलाकात करे आए रहे रोड से? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी जे विधायक है यहाँ कोलेबिरा कर होने से भी कोई टीम नहीं आ रहे रोटिन? एखन तो भाजपा वाला मना है और इकर अलावे और कोई टीम आए रहे रोड से भेंट करे? नहीं। और कितना कर यहाँ धान उन राखल रहे? जैसे हमें के मालूम चल कि धान राखल रहे, कितना लगभग कर धान रहे? ठीक एक नहीं बुला 5 क्विंटल लगभग रहे। हाँ। क्षति हो गया और जो हमें देखा थी यहाँ पीछे में घर भी टूट जाए है। हाँ। लेकिन रोड से ना मुखिया भेंट करे का है, ना वार्ड, ना जनप्रतिनिधि कोई भेंट करे नहीं आया है। नहीं, हम परेशानी में थे, बीमार थे। अच्छा, जिस कारण से नहीं मिला है और परेशानी से आप किसी को अवगत भी नहीं कराए हैं। हाँ। और गांव का समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? गांव का समस्या बहुत कठिन है। बिजली की कमी है या आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है यहाँ पर। पानी है यहाँ पे? पानी का सुविधा है? पानी का सुविधा असुविधा है। असुविधा है, नहीं है सुविधा? असुविधा है। झारखंड में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपना आतंक पैर पसारना शुरू कर दिया है। वहीं राज्य में भी आए दिन नक्सली घटनाएं सामने आ रही है। वहीं आज गिरिडीह में भी नक्सलियों ने नई दिल्ली हावड़ा रेल खंड पर विस्फोट की घटना को अंजाम दिया है। यह विस्फोट सरिया थाना इलाके के चिचाड़ी और आपको बता दी कि चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के बीच किया गया है। इस विस्फोट का कारण अप और डाउन दोनों ही ट्रेन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें रेल प्रबंधक द्वारा दुरुस्त किया गया है। इस घटना के बाद से कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। साथ ही राजधानी एक्सप्रेसवे, कालका और संपर्क क्रांति समेत कई दर्जन ट्रेन जो है इसके रूट बदल दिए गए हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के टॉप लीडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की रिहाई की मांग को लेकर नक्सली गुस्से में है। ऐसे में नक्सलियों ने 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाया है और आज उन्होंने बंद की घोषणा की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक बार फिर नक्सली घटना सामने आई है और क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानना चाहेंगे। जी सोनाली, अपने दर्शकों को बता दें कि नक्सली जो है वो पिछले 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक वो प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं और 27 जनवरी जो आज है, आज की तारीख है, ये बंद बुलाया उन्होंने। बिहार झारखंड रीजनल बंद है उन लोगों का। तो दरअसल ये नक्सलियों का जो प्रतिरोध दिवस और बंद जो है, ये एक नक्सली के बहुत बड़े कमांडर की जानकारी होगी आपको। साल नवंबर में जमशेदपुर के आसपास गिरफ्तारी हुई थी प्रशांत बोस की। तो 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने ये बंद और प्रतिरोध दिवस का ऐलान किया था। तो घटना कल रात तकरीबन 1 बजे की है। बताया जाता है कि धनबाद रेल मंडल का जो इलाका जो गिरिडीह जिले क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास नक्सलियों ने बम लगाकर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। घटना की जानकारी जैसे ही धनबाद हेडक्वार्टर में मिली, धनबाद रेल डिवीजन का मुख्यालय धनबाद में ही है, तो जानकारी मिलते ही यहाँ अधिक खलबली मच गई, क्योंकि वो हावड़ा नई दिल्ली मेन रूट माना जाता है उस रास्ते को, उस ट्रैक को। तो आनंद फानन में कई गाड़ियों को रोक दिया गया। जैसे ही जानकारी मिली, बहुत सारी गाड़ियां कर दी गई, जिसमें राजधानी हावड़ा राजधानी है, उसमें आपको जाकर भुवनेश्वर राजधानी है,
उसमें सियालदह राजधानी है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी, पूरी आनंद विहार, रांची आनंद विहार, बहुत सारी गाड़ियों को जहां तहां रोक दिया गया। जैसे जानकारी मिली, बहुत सारी गाड़ियों के रूट बदल दिए गए, जो उस रूट से होकर गुजरनी थी उन गाड़ियों को झाझा होकर निकाला गया, क्यूल झाझा होते हुए निकाला गया है। तो बहुत बड़ी संख्या, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां ऐसी थी जिनका रूट बदला गया। कई गाड़ियों को जहां था पारसनाथ के आसपास में गाड़ियों को, कुछ गाड़ियों को रोक दिया गया था, 2 पैसेंजर गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था। और रात को ही रेलवे, धनबाद रेलवे मुख्यालय से, यहाँ से तकनीकी सेल की जो टीम होती है, जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो लोग रात को ही रवाना हुए थे घटनास्थल पर। पूरी रात उन्होंने वहां पर कैंप करा है और पूरे ट्रैक को फिर से दुरुस्त कर दिया गया। और तकरीबन सुबह में 6:30 बजे के आसपास में फिर से दोनों अप और डाउन लाइन जो दोनों है वहां पर परिचालन शुरू कर दिया गया। तो समझ सकते हैं कि 6:30 बजे सुबह के बाद से फिर गाड़ियों का आना जाना उस रेट में शुरू हो गया है। जी संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से नक्सली जो है वो प्रतिरोध दिवस मना रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसकी जानकारी होगी। क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है और प्रशासन की तरफ से क्यों सख्त कदम नहीं उठाया गया कि नक्सली ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सके हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं, क्योंकि नक्सलियों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम इतना 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रतिरोध दिवस मनाएंगे और 27 तारीख को बिहार झारखंड का बंद रखेंगे। ये जानकारी पहले से जिला प्रशासन हो, पुलिस हो या फिर रेलवे के जो इंटेलिजेंस होते हैं उनको पहले से, रेलवे के अधिकारियों को पहले से जानकारी थी। बावजूद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल तो उठता ही है। और दूसरी चीज की, ये जो इलाका जो हम बता रहे हैं, जो गया और हावड़ा रेल लाइन धनबाद के आसपास का जो इलाका है, ये बहुत सेंसिटिव है। जितनी भी बड़ी गाड़ियां हावड़ा से दिल्ली के बीच की चलती है वो इसी रूट से होकर चलती है। और रात के वक्त जो समय, जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया, तमाम बड़ी गाड़ियां उस वक्त अप और डाउन लाइन से गुजरती रहती है। तो ये घटना हुई है, लेकिन कम से कम शुक्र मनाएंगे, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन इसके चपेट में नहीं आई। जानकारी समय पे मिल गई, गाड़ियों को जहां तहां रोक दिया गया, परिचालन घंटों बाधित रहा है। तो थोड़ा सतर्कता तो कहीं ना कहीं बरती गई, जिस वजह से कोई गाड़ी डिरेल नहीं हुई, कोई गाड़ी चपेट में नहीं आई है, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ा हादसा हो सकता था संदीप, लेकिन बच गया है। और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई नहीं की गई है और इसको लेकर प्रशासन जो सख्त नहीं नजर आया है, लापरवाही जो प्रशासन की देखने को मिली है, इसको लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी देने के लिए संदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले बढ़ते हैं आगे। भाकपा माओवादी द्वारा 27 जनवरी को बुलाए गए बिहार झारखंड बंद का असर बुंडू क्षेत्र में भी देखने को मिला है। बुंडू के अनुमंडल क्षेत्र की तमाम दुकानें और निजी संस्था जो है वो बंद दिखी है। वहीं यहां तक कि सरकारी कार्यालय भी आम लोगों की उपस्थिति में ना के बराबर थी। वहीं रांची टाटा रोड पर भी गाड़ी का परिचालन काफी कम रहा है। बुंडू तमाड़ सोनाहातू के लिए भी लोकल बसें नहीं चल रही थी। बुंडू और तमाड़ बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा। इस क्षेत्र में नक्सली किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देकर इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। वहीं रांची टाटा रोड पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दशम फॉल थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया है कि एसएसपी के निर्देश पर पुलिस फोर्स जंगल में गश्ती कर रहे हैं। साथ ही NH 33 पर बुंडू तमाड़ दशमफॉल पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के मंसूबे को सफल होने नहीं दिया जाएगा। नक्सलियों ने पहले 21 से 26 तक ये लोग विरोध सप्ताह को बुलाए थे। हम लोग जिस तरह सीनियर एसपी साहब के निर्देशन में मंसूबों को सारा जो है हम लोग नस्तानाबूद कर दिया। हम लोग कोई घटना नहीं घटने दिए। इसी तरह का हम लोग आज भी 27 जनवरी को एसएसपी साहब के निर्देशन में हम लोग कहीं भी कोई घटना नहीं होने के लिए पूरी तरीके से हमारी फोर्स चाक चौबंद है। हमारी हर एक टीम सारे जंगल के एरियाओं में घूम रही है। इसीलिए हम नक्सली के हर एक बंदी का कोई आम जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस तरह सीनियर एसपी साहब खुद भी रात में निकलकर, दिन में निकलकर सारे जगह घूमते हैं। तो इस तरह हमारी भी फोर्स जो है सारे जगह घूमकर, जंगल के अंदर अभी हम लोग रात में गए थे, एसएसपी साहब भी सारे जगह घूम रहे हैं। खुद हैं एसडीपीओ साहब, ग्रामीण एसपी साहब, सब लोग रास्ते में, सब लोग रात दिन अपना एक करके इसको बंद को जो है ये लोग मंसूबों पर पानी हम लोग फेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ना ही कोई घटना हम लोग यहाँ घटने देंगे।
चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि रांची से है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, सियासत गर्म दिख रही है। वही आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। दो हिस्सों में बटे हैं झारखंड कांग्रेस के कमेटी के नेता और आरपीएन सिंह के द्वारा लिए गए फैसलों पर पुनः विचार करने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी दबी जुबान से पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली में बुधवार को राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। लगातार आरपीएन सिंह को लेकर ये मसला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। दो हिस्सों में बटे हैं झारखंड कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता। इस दौरान आरपीएन सिंह के द्वारा लिए गए फैसलों पर पुनः विचार हो सकता है, इसको लेकर मांग तेज हो गई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर दबी जुबान से जो पार्टी के अंदर चर्चा है वो देखने को मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ गए हैं। नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद ये कांग्रेस में बवाल देखने को मिल रहा है और इसको लेकर पुनः विचार करने की भी मांग तेज हो रही है, क्या कुछ है? देखिए, अभी हाल ही में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुआ, उसके बाद झारखंड कांग्रेस में कहीं न कहीं एक उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी थे और ऐसे में अब कहीं न कहीं उनके समय जो टीम बनाई गई थी उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पार्टी जो है वो दो खेमे में बटी हुई दिख रही है। पार्टी के अंदर नेता कार्यकर्ता उनके जो पूर्व में जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण फैसले का सीधा संबंध जो है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बनाया गया था, जिसको लेकर के कई सवाल उठे थे। अब कहीं न कहीं दबी जुबान से राजेश ठाकुर के जो पद है उसको लेकर के सवाल पार्टी के अंदर उठ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या राष्ट्रीय स्तर से अब झारखंड कांग्रेस के अंदर जो ये प्रदेश अध्यक्ष का पद है इसमें किसी तरीके का बदलाव किया जा सकता है क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बात मैं आपको बता दूं कि कल ही मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे थे और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और जो अविनाश पांडे नए प्रभारी बने हैं झारखंड कांग्रेस के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। तो कहीं न कहीं राजेश ठाकुर की तरफ से एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है कि निश्चित तौर पे आरपीएन सिंह से संबंध जरूर अच्छे रहे हैं, लेकिन वो जब पार्टी में थे उस वक्त, लेकिन अब उनके लिए पार्टी ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहीं न कहीं उन्होंने मैसेज दिया, राहुल गांधी से मुलाकात की, झारखंड कांग्रेस में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, ये मैसेज देने की भी कोशिश की है। अविनाश पांडे से मिलकर जो आने वाले समय में पार्टी को झारखंड में किस तरीके से आगे ले जाएंगे, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने अविनाश पांडे को भी अवगत कराया और साथ ही राहुल गांधी से मुलाकात करके यथास्थिति उन्होंने स्पष्ट की है। हालांकि इन सब के बीच सोनाली ये बात भी निकल करके सामने आ रही थी कि क्या आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कई ऐसे विधायक हैं जो आरपीएन के करीबी रहे हैं, क्या ये विधायक बीजेपी में मूव कर सकते हैं क्या, ये सवाल उठे थे। इन्हीं सब सवालों को विराम देने के लिए राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में सब चीज सही है, तमाम विधायक। जी नवीन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बवाल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन माफ करिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनको लेकर क्या बीजेपी अब क्या आरपीएन सिंह को मैदान में उतार सकती है उसको टक्कर देने के लिए? देखिए, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति है और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं जो सवाल जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह जो है उनके टक्कर में आरपीएन सिंह को उतारा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये तमाम चीजें पार्टी तय करेंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मैं झारखंड की परिप्रेक्ष्य में आरपीएन सिंह को समझने, जानने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आरपीएन सिंह कांग्रेस के प्रभारी रहे और उनके नेतृत्व में ही आपको याद होगा जब यहाँ चुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस ने कुछ बेहतर किया और उसके बाद फिर गठबंधन की सरकार बनी। तो निश्चित तौर पर झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने में एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण फैसला कह सकते हैं कि बड़ा सहयोग जो है, एक बड़ा नेतृत्व जरूर आरपीएन सिंह का रहा है।
तो ऐसे में आरपीएन सिंह का बीजेपी में जाने के बाद झारखंड की सियासी पारा में जो है कितना बदलाव आएगा, यहाँ पे सियासी हलचल कैसा है, इसको लेकर के फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पार्टी के अंदर बहुत खेमे जरूर बटे हुए हैं। जहाँ से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आरपीएन सिंह को बीजेपी जैसे चाहे वैसे मैदान में उतार सकती है, लेकिन जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड में भी अब कहीं न कहीं पार्टी के अंदर दो खेमे जरूर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल नवीन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राजेश ठाकुर दिल्ली में बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात भी उन्होंने की थी, इस दौरान क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आरपीएन सिंह ने बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसको लेकर कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, क्या राहुल गांधी खुद आरपीएन सिंह से बात करेंगे या किसी से बात करवाएंगे इस चीज को लेके? राहुल गांधी से मुलाकात करके राजेश ठाकुर ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी में सब चीज सही है। दरअसल जिस तरीके से आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, चूंकि वो झारखंड के कांग्रेस से प्रभारी रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आई थी, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही थी। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की पद की बात करें तो कहीं न कहीं अंदर खाने से अब दबी जुबान से इस पद को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के एक खेमा जो है उनके जो आरपीएन सिंह के द्वारा जो फैसले लिए गए थे उसमें पुनर्विचार करने की बात कह रही है। तो इन तमाम चीजों को विराम देने के लिए आप कह सकते हैं कि राजेश ठाकुर ने एक मैसेज दिया है, दिल्ली जाकर के राहुल गांधी से मुलाकात करके कहा है कि सब चीज ठीक है, उनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस और मजबूत होगी। क्योंकि सवाल लगातार ये भी उठ रहे थे कि आरपीएन के कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो वर्तमान में विधायक भी हैं और संभवतः वो बीजेपी की ओर मूव कर सकते हैं, अंदेशा था ही। तो इन सब चीजों पर उन्होंने विराम दिया है। पार्टी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करके और जो अविनाश पांडे जो अभी वर्तमान में प्रभारी बनाए गए हैं उनसे मुलाकात करके यहाँ की यथा स्थिति से उन्हें अवगत कराया है कि आरपीएन के जाने के बाद पार्टी की क्या स्थिति है और वर्तमान में जो है कांग्रेस में झारखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति, तमाम चीजों को लेकर के अवगत कराया है। बिल्कुल, हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में अब जिस तरीके से आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ के गए हैं, क्योंकि ये लगातार जो है बात निकल के इनके सामने आता रहा है कि आरपीएन सिंह का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, क्योंकि उस समय बड़ा विवाद भी हुआ था इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर के। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बदलाव हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नवीन, आपको रोकना चाहूंगी जी, हमारे साथ दीपक हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी दबी जुबान से जो पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर चुनाव की बात की जाए तो इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को पूरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। लेकिन नवीन जी, आपसे एक सवाल मैं जानना जरूर चाहूंगा इस मुद्दे पे कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे और कांग्रेस में आरपीएन सिंह थे, तो दोनों एक दूसरे के समक्ष जो है एक दूसरे के सामने खड़े थे और वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपीएन सिंह ने काफी भारी बहुमत से हराया था। लेकिन अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये है कि कांग्रेस में जो है ये स्वामी प्रसाद सत्ता में समाजवादी पार्टी में ये चले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी में आ गए हैं आरपीएन सिंह। तो क्या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या जीत दिला सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के? देखिए, आप ये जरूर कह सकते हैं आरपीएन सिंह का उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान पार्टी में शामिल कराना कहीं न कहीं बीजेपी के रणनीति का भी हिस्सा रहा है। बड़े आप कह सकते हैं कि ऊपर लेवल में जिस तरीके से आप अमित शाह की किन वजहों को, किन मुद्दों को लेकर के, किन चीजों को लेकर के बातचीत की, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लगभग 3 दशक तक जो है जिसके खिलाफ आरपीएन सिंह सियासत करते रहे, अब कहीं न कहीं उनके साथ आकर के जिसके खिलाफ सियासत की, अब उनके साथ रह करके उसी पार्टी के खिलाफ अब सियासत करेंगे जहाँ 3 दशक तक उन्होंने राजनीति की। नवीन जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आरपीएन सिंह के जो पिता थे, ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो पर्सनली कांग्रेस की जो उस समय बहुत ही बेहतर और कदावर नेता इंदिरा गांधी ने जाकर के, जिस समय कांग्रेस का कंपेनिंग इंदिरा गांधी के हाथों में था, वो प्रधानमंत्री भी बनी। इसके बाद जाकर के उनके पिता का कंपेनिंग बहुत ही बेहतर तरीके से किया। इसके बाद ये आरपीएन सिंह फिर जो है बीजेपी में शामिल हुए।
तो ये और बीजेपी और आरपीएन सिंह की बात करें तो रांची के लिए ये बहुत ही बड़े चेहरे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए रांची से, लेकिन क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को इस बार भुगतना पड़ सकता है, जबकि ये आरपीएन सिंह जो है बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्योंकि जहां तक आप आरपीएन सिंह को समझने या जानने की कोशिश करें तो आरपीएन सिंह कांग्रेस के थिंक टैंक जाने जाते रहे। ये उन नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस के थिंक टैंक थे, कांग्रेस के लिए सोचते हैं, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे लीडर पार्टी छोड़ करके और बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित तौर से उनका एक वोट बैंक है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित तौर से पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव भी है उनका। तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं जरूर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में उस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ी जब वो उत्तर प्रदेश चुनाव कैंपेन में जो है प्रमुख लोगों में वो शामिल थे, स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ऐसे में उन चेहरों को आगे लाया गया था जिनमें आरपीएन सिंह शामिल है। जहां कांग्रेस को लगता था उत्तर प्रदेश में उनको आरपीएन सिंह की बदौलत जो है एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है उसमें कहीं न कहीं रणनीति जो बनाने वाले जो लोग हैं उनमें आरपीएन सिंह शामिल थे। ऐसे में आरपीएन सिंह का पार्टी छोड़ करके जाना निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन जहां तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट अगर आरपीएन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान और फायदा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, जहाँ तक तो पब्लिक का माइंडसेट होगा ना कि क्या होगा, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह दोनों के व्यक्तिगत प्रभाव को नवीन जी एक चीज क्या मैं और जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है? आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है? देखिए, पूर्व में कुछ कहना तो संभव नहीं है, लेकिन एक बात आप समझे कि आरपीएन सिंह का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बहुत है, बहुत ज्यादा है। बीजेपी में आने के बाद जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो है ही, साथ में उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है वो व्यक्तिगत प्रभाव के बदौलत कितनी वोट लेकर के आते हैं ये देखने वाली बात होगी अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन आरपीएन और स्वामी प्रसाद मौर्य को समझने जानने की कोशिश करें तो आरपीएन सिंह राष्ट्रीय लीडर के तौर पर खुद को स्थापित किए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा छवि तो है ही, लेकिन चुनाव में इसका कितना लाभ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की कमी है, तो क्या ये आरपीएन सिंह के आने के बाद क्या बीजेपी सरकार अपनी बना पाएगी? इस पे कुछ बोलेंगे, बताइए, कुछ इसको बता सकते हैं? फिलहाल अगर झारखंड की स्थिति को समझे तो अमरा प्रसाद ने ट्वीट किया था जब आरपीएन सिंह जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लगभग 1 साल तक जो है 1 सालों से आरपीएन सिंह झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी कई बार ये बातें निकल करके सामने आई थी कि 10 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, इसकी जो तमाम चीजें हैं इनको जोड़ने की कोशिश की है। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है, इरफान अंसारी उन्होंने कहा है कि ये लगातार झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे, और जब ये एक्सपोज हो रहे थे, जब पार्टी आलाकमान के पास ये बातें जब पहुंची तो कहीं न कहीं इन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहां तक आप विधायकों की बात करें तो निश्चित तौर पे आरपीएन के झारखंड में रहते हुए कई विधायक हैं जो आरपीएन से बहुत करीबी रहे, उनके खास रहे, तो ये क्या ये विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इस पर तो फिलहाल विराम देने की कोशिश ही राजेश ठाकुर ने दिल्ली पहुंच कर की है कि तमाम विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से ये संकेत समझा जाए कि झारखंड सरकार के लिए ये हिसाब बन सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में स्थितियाँ जो है आने वाले समय में राजनीतिक स्थितियाँ जो है उसे साथ पाना महागठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। जी नवीन, बहुत ही संशय बना हुआ है जिस तरीके से आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं अब आगे क्या होगा ये काफी संशय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दीपक, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद लगातार कांग्रेस में बवाल देखने को मिल रहा है।
और इस दौरान आपको बता दें कि आरपीएन सिंह के द्वारा लिए गए फैसलों पर पुनः विचार हो सकता है, इसकी मांग की जा रही है। और इसको लेकर अब आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली में बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और उसके बाद लगातार कांग्रेस में बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आरपीएन सिंह ने एक बार फिर फैसला ले लिया कि जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए, अब ये देखना होगा कि इसको लेकर पार्टी और क्या कुछ कर सकती है कांग्रेस और क्या कुछ कर सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।